Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 9th of January 2023. तो 9 जनवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर करें वीडियोस को। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। आप जितना लाइक करेंगे हमारा उतना ही मनोबल भी बढ़ेगा और हमारा प्रचार प्रसार भी ऑब्वियस बात है उतना ही होगा। तो इस पे हम आप पे डिपेंडेंट है। कीप डूइंग दैट। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के साथ जो कि ऑब्जेक्टिव हैं और आपकी थोड़ा सा मदद करेंगे आई होप। और पहला सवाल है विद रेफरेंस टू द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इट्स फंक्शन इज टू रिसर्च एंड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन इंडिया ऑन लीगल रिफॉर्म्स। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द फर्स्ट लॉ कमीशन ड्यूरिंग colonial rule in India was established under the Charter Act of 1833। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका मैं आंसर पहले आपको बता दूं। आई होप आप लोग वैसे अटेम्प्ट कर रहे होंगे लेकिन मैं इसका आंसर आपको अपने तरफ से बता भी देता हूं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2 and 3। पहला स्टेटमेंट देखो गलत है। आप सबको पता है कि लॉ कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। तो इट इज़ नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मैनग्रूव्स कैन सर्वाइव फ्रीजिंग वेदर कंडीशंस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दी मैनग्रूव फॉरेस्ट कैन स्टोर मोर कार्बन पर हेक्टेयर देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एम ऑफ द मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट इज टू कंजर्व रिस्टोर एंड ग्रो द मैनग्रूव इकोसिस्टम। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। द करेक्ट आंसर अगेन फॉर दिस इज 2 and 3, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। आप सबको पता है कि मैनग्रूव्स जो मेनली होते हैं वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बेल्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जैसे आपको पता होगा कि पिछावरम एक मैनग्रूव वाला रीजन है। इसके अलावा आपको पता होगा जैसे सुंदरबंस बहुत फेमस मैनग्रूव रीजन है ना। तो ऑल दीज आर द मैनग्रूव रीजन्स एंड दे आर नॉट इन द फ्रीजिंग कंडीशंस, रादर दे आर इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशंस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा स्टेटमेंट जरूर देख लीजिएगा, द मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ठीक है ना, क्या है MAC यानी कि मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट। दिस इज द अलायंस फॉर कंजर्विंग रिस्टोरिंग एंड ग्रोइंग द मैनग्रूव इकोसिस्टम। ठीक है। तीसरा जो सवाल है वो है गेन ऑफ फंक्शन वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली। आपको बताने कि गेन ऑफ फंक्शन किससे एसोसिएटेड है। फर्स्ट इज ट्रांसफरिंग द एक्सेस प्रॉफिट ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू द गवर्नमेंट। B is monitoring CSR funding of the companies. C is developing GM variety crops या mutating the genes। तो गेन ऑफ फंक्शन जो है वो रिलेटेड है D यानी कि म्यूटेशन ऑफ द जीन्स से रिलेटेड। तो गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस एज ऑफ टुडे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं सीसैट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। सीसैट का क्वेश्चन ही बहुत प्यारा क्वेश्चन लिया है मैंने। तो क्वेश्चन इज द ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स व्हेन ही सोल्ड 100 ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है ना। तो एक ट्रेडर है हु मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स। ठीक है ना। 75 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है व्हेन ही सोल्ड 100 ऑफ द आर्टिकल्स। मतलब 100 आर्टिकल उसने बेचे तो 75 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। व्हाट प्रॉफिट डिड ही मेक इन द ट्रांजैक्शन। पूरे ट्रांजैक्शन में उसने कितना प्रॉफिट बनाया। ठीक है। तो लेट मी टेल यू दी सोल्यूशन फॉर दिस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको लिख के बता दूं। देखो क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हुआ। अब उसने 100 बेचे तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 100 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही हो जाएगा। अब ये बराबर है किसके, 75 की सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 75 SP हो जाएगा। तो 100 SP माइनस 100 CP इज इक्वल्स टू 75 SP हो जाएगा। ठीक है ना। तो 25 SP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 CP, है ना। तो मतलब SP इक्वल्स टू जाएगा 4 CP। ठीक है। तो व्हाट विल बी द थिंग, इक्वेशन क्या बनेगी, SP इक्वल्स टू 4 CP, है ना। अब प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, तो 4 CP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, है ना। तो यह आ जाएगा 3 CP इंटू 100 बराबर, मतलब CP कैंसिल, CP कैंसिल हो जाएगा तो 300%। तो टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 300% के बराबर प्रॉफिट होगा।
तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा, 300% के बराबर प्रॉफिट होगा। सी इज द आंसर फॉर दिस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। वैसे मैंने बहुत जल्दी बताया, लेकिन अब न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही अपन बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ है वो है पीएमओ रिव्यू सिचुएशन इन सिंकिंग जोशीमठ टाउन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप सबको पता होना चाहिए। उत्तराखंड में है जोशीमठ मठ जो टाउन है, और इसको वहाँ के जो लोग हैं, लोकल्स हैं, वो कहते हैं कि ये सिंकिंग टाउन, इट इज़ ग्रेजुअली सिंकिंग, धीरे धीरे ये सिंक कर रहा है। द बिल्डिंग्स एंड स्ट्रीट्स ये धीरे धीरे सिंक करती जा रही हैं। एंड इसका जो ब्लेम है वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उत्तराखंड की टोपोग्राफी अगर आप देखें तो काफ़ी जियोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन है, और ऐसे में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हुए हैं उनका काफ़ी ज़्यादा ब्लेम दिया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे बड़ा ब्लेम दिया जा रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को, जो कि आपके पहला है तपोवन और दूसरा है विष्णुगढ़। ठीक है ना, तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो याद रखिएगा दोनों नाम, तपोवन और विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये दो नाम आप याद रखिएगा। एंड उत्तराखंड में जो लोग हैं वो उसको ग्रेजुअली सिंकिंग टाउन बोल रहे हैं। नाउ दे आर डिमांडिंग दैट कि रिहेबिलिटेशन का किया जाए। एक आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट और बताता हूँ कि मिश्रा कमीशन, देयर वाज अ मिश्रा कमीशन विच वाज फॉर्म्ड देयर। मिश्रा कमीशन वाज देयर इन 1976। ठीक है ना, मिश्रा कमीशन इन 1976 वाज देयर, which has cautioned against the substantial building in the vicinity of the Joshimath in 1976 रिपोर्ट। तो मिश्रा कमीशन ने 1976 में ऑलरेडी एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो जोशीमठ का रीजन है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इस तरीके के काम ना किए जाएं। इवन आफ्टर दैट देयर वाज दिस तपोवन एंड विष्णुगढ़ प्रोजेक्ट विच स्टार्टेड देयर। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छी न्यूज़ थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे बाकी माइग्रेटरी पिन टेल डक फ्लोज इन द वाटर बॉडी ऑफ मेयोंग विलेज इन असम। तो ठीक है, ये तो अच्छी न्यूज़ है, माइग्रेटरी बर्ड्स आनी चाहिए। हाँ, आफ्टर एविक्शन नोटिस मेहरौली जे ड्वेलर्स इन द लाइन ऑफ फायर। तो अब यहाँ पे अपने को न्यूज़ से मतलब नहीं है, मेहरौली का नाम आया तो मैं आपको हिस्टोरिकल एक सिग्निफिकेंस मेहरौली का बता दूं। मेहरौली आपका दिल्ली रीजन में जो आपका ओल्ड कुतुब कॉम्प्लेक्स है न्यू दिल्ली का, वहाँ पे है, और इट इज़ वेरी फेमसली नोन फॉर द आयरन पिलर। आप सबको पता होगा कि आयरन पिलर बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। मेहरौली का आयरन पिलर बोलते हैं। एंड इट वाज ओरिजिनली इरेक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ किंग चंद्रा। नाम इसमें जो है किंग चंद्रा इसके इंस्क्रिप्शन में है संस्कृत में, और किंग चंद्रा ऐसा आइडेंटिफाई किया गया है कि एम्परर चंद्रगुप्त टू जो थी गुप्ता डायनेस्टी के, लगभग 413-414 सी के आसपास तक थे। तो गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर चंद्रगुप्ता टू के लिए ही ये बनाया गया है। ठीक है ना, दिस पिलर इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स नॉन रस्टेड स्टेट। अभी भी इसमें कभी जंग नहीं लगा है, रस्ट नहीं लगा है, डिस्पाइट बीइंग मेड फ्रॉम 99% ऑफ आयरन। 99% आयरन से बना है, फिर भी इसमें जंग नहीं लगता। एंड इट इज़ मतलब इतना पुराना है, कितना चलो मैं 1600 साल से ज़्यादा पुराना है। स्टिल द थिंग इज़ दैट कि इट इज़ रस्ट प्रूफ। तो ये काफ़ी बड़े, इसकी कंस्ट्रक्शन मार्बल्स में आता है, और दूसरी 5th सेंचुरी AD के समय बनाया गया था। इसके अलावा इसमें बिलीव किया जाता है कि एम्बलम था मिथिकल बर्ड जिसको गरुड़ बोलते हैं, गरुड़ का। एंड द सिंबल इज नाउ मिसिंग नाउ। एंड द फ्लूटेड बेल कैपिटल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुप्ता आर्किटेक्चर। जो ये इसका फ्लूटेड बेल कैपिटल है, बेल कैपिटल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर। टोटल लेंथ जो है पिलर की 7.2 मीटर्स है, लगभग 93 सेंटीमीटर इसका अंडरग्राउंड बरीड है। एंड द पिलर इज बिलीव टू हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स बाय अ किंग ऑफ दिल्ली इन द लेट एंशिएंट और अर्ली मिडाइवल पीरियड। तो ये आप थोड़ी सी चीज़ें जो है मेहरौली के आयरन पिलर के बारे में वो मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इनाग्रेटेड इन अहमदाबाद। तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल जो है इनाग्रेट किया गया अहमदाबाद में, और जो थीम थी वो G20 की थीम थी, जिसका है जो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो आप G20 की थीम भी याद रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इनाग्रेट किया गया अहमदाबाद में, तो याद रखिएगा दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट संबंध, अ रिटायर्ड ऑफिसर्स कॉलिंग टू हेल्प किन ऑफ फैमिली किन ऑफ आर्मीज नॉन कॉम्बैट कैजुअलिटीज। अब देखो, कॉम्बेटेंट कैजुअलिटीज जो आर्मी में है उनके लिए तो बहुत सारी स्कीम्स है। जो नॉन कॉम्बेटेंट कैजुअलिटीज है, मतलब कि ऐसे लोग जिनकी डेथ तब हुई होगी जब वो किसी बीमारी से या किसी डिसेबिलिटी से या कभी किसी बिकॉज ऑफ एनी
इलनेस, ये इन कारणों से अगर किसी की डेथ हुई है तो ये नॉन कॉम्बेटेंट होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, प्रोजेक्ट संबंध बेसिकली एक इनिशिएटिव है, एक एक्स आर्मी मैन का ही कर्नल वेम्बू शंकर का ये एक इनिशिएटिव है जिसको उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये नेक्स्ट ऑफ द किन है, मतलब कि आर्मी पर्सनल के नेक्स्ट ऑफ द किन है, जो यंगर जो जो ये पर्टिकुलर जो यंगर विडोज हैं और चिल्ड्रन हैं, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, दे फेस मेनी चैलेंजेस, जिसमें मेजर 3 चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल, इमोशनल एंड सोशल। फाइनेंशियल, इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस, तो इनमें से दूर करने के लिए जो फाइनेंशियल है उसके क्या ऑब्वियसली प्राइमरी ब्रेड विनर फैमिली का चला जाए, सोशल चैलेंजेस होता है क्योंकि स्टिग्मा होता है दैट फैमिली हैज़ टू फेस इन द सोसाइटी एंड ऑल, तो ऑल दीज थिंग्स, तो इनको दूर करने के लिए ये कहा कि भाई आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को बनाओ, है ना। तो नॉन कॉम्बेटेंट कैजुअलिटीज़ के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, नेक्स्ट ऑफ द किन हैं, वो आपस में अपने संबंधों को बनाए, इसलिए प्रोजेक्ट संबंध कहा गया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ है, वेस्ट बंगाल गेट्स इट्स फर्स्ट एम सैंड फैसिलिटी थ्रू सीआईएल्स ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव। तो यहाँ पे सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड ने स्टार्ट किया है ग्रीन माइनिंग फैसिलिटी के अंतर्गत वेस्ट बंगाल में मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी कि एम सैंड का प्रोडक्शन। फर्स्ट सच इनिशिएटिव है सीआईएल का वेस्ट बंगाल के अंतर्गत ये, और एम सैंड यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड होती है, याद रखेगा, एम सैंड मतलब कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड। सैंड आपको पता होना चाहिए कि मेजर जियोलॉजिकल रिसोर्स है कंट्री का। एंड एम सैंड जो है, क्या होता है एम सैंड, मैं आपको बता दूं, एम सैंड इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सैंड मैन्युफैक्चर्ड बाय क्रशिंग लार्ज हार्ड स्टोन्स इनटू फाइन पार्टिकल्स, ठीक है ना। एम सैंड कैसे बनता है, एम सैंड इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सैंड एंड मैन्युफैक्चर होता है बाय क्रशिंग लार्ज हार्ड स्टोन्स इनटू फाइन पार्टिकल्स। लार्ज हार्ड स्टोन्स को फाइन पार्टिकल्स में क्रश करके ये एम सैंड बनता है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड बनता है। कन्वर्जन ऑफ ओवरबर्डन मटेरियल इनटू सैंड इज अ स्टेप टू इंश्योर, जो ओवरबर्डन मटेरियल है उसको सैंड में कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। तो इससे क्या बेनिफिट है कि ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कोल इंडिया लिमिटेड इज कमिटेड टू द कॉज ऑफ ग्रीन माइनिंग, ऑब्वियसली बात है कि उनका मोटो है कि ग्रीन माइनिंग हमको करनी है, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर देयर। बट एम सैंड के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है, और इस तरीके से एम सैंड जो है लगभग 25% सैंड रिक्वायरमेंट जो है इस तरह की ईस्टर्न कोल फील्ड्स की वो फुलफिल करेगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये सब समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, आगे हम आएंगे। पहला जो है वो एडिटोरियल है, अवॉइड फर्दर डिले इन कंडक्टिंग द सेंसस। ऑथर का कहना है कि देखो सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किन किन चीज़ों में इंपॉर्टेंट होता है पहले तो हम वो देख लेते हैं। सेंसस का काम ऑब्वियसली बात है, पैसा से पहले पॉपुलेशन इन्यूमरेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। सेकेंड, जो ये सेक्स रेशियो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना सेक्स रेशियो कितना चल रहा है। तीसरा ऑथर ने कहा कि जो सिटीज़ है उनका अर्बन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, कि अर्बन रूरल का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ इन माइग्रेशन, एमिग्रेशन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स। तो ऑथर ने कहा कि ये सब चीज़ें पता चलती हैं जब आपका सेंसस होता है, तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सोशल एंड डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के ऊपर जो रिलायबल डेटा है वो सेंसस ही प्रोवाइड करता है। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउसिंग एम्यूनिटीज़ कैसी हैं, हाउसिंग एम्यूनिटीज़ ये भी लिख लेना आप लोग, हाउसिंग एम्यूनिटीज़ कैसी हैं, और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, ये कितना है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम, दे कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सेंसस ओनली। तो ऑथर ने कहा जब तक सेंसस अगर डिले होगा, इसके अलावा आप सबको पता है कि जो लिटरेसी के पैरामीटर्स है, लिटरेसी के पैरामीटर्स के बारे में भी आपका सेंसस से ही पता चलेगा कितनी लिटरेसी है ना, लिटरेसी मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है। तो जो सोशल डिवाइड अगर कुछ होगा तो भी पता चल जाएगा, अगर कुछ नहीं तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज, डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज पूरी की पूरी किसी पर बेस्ड है, वो सेंसस के ऊपर ही बेस्ड है। आप सबको ये पता है कि 2026 के बाद सीट्स के नंबर भी चेंज होंगे। अभी तक तो क्या है, बाउंड्रीज का अल्टरकेशन हो रहा है, लेकिन जो सीट्स के नंबर चेंज होंगे वो आपके मतलब इसके बाद ही चेंज होंगे, सेंसस के 2026 के सेंसस के बाद। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि सेंसस से ही प्राप्त होता है कि कहाँ कितना क्या होना चाहिए। SC ST का रिजर्वेशन बेस्ड रहता है इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेंसस इंपॉर्टेंट। वही चीज़ ऑथर ने कही कि इसको आप डिले नहीं करना चाहिए। अभी कोविड में ऑलरेडी 2 साल का डिले हो गया था, अभी भी डेटा रिलीज नहीं किया गया है, तो बहुत जल्दी हमको सेंसस का डेटा चाहिए, ताकि क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें 2011 के सेंसस पे बेस्ड है, और 2011 से अभी तक लगभग 12 साल बीत चुके हैं, 12 साल बीत चुके हैं, तो काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना, डेमोग्राफी में या स्ट्रक्चर में, एज सेक्स में, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है।
तो यू कैन मूव अहेड विद मी। अगले पेज में आर्टिकल है अमेरिका की पॉलिटिक्स से रिलेटेड स्पीकर। ठीक है, तो वहाँ पे आप सबको पता है कि मैकार्थी, केविन मैकार्थी जो है वो नए स्पीकर बने हैं वहाँ पे। आर्टिकल 1 जो है सेक्शन 2 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है स्पीकर के बारे में बताता है, तो यहाँ पे उनकी बात है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, केविन मैकार्थी याद रखिएगा। कैन फॉरेन यूनिवर्सिटीज सेटअप कैंपसेस इन इंडिया नाउ। अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की इंडिया में कैंपस खोलने की बात चल रही है। आप सबको पता है कि रिसेंटली यूजीसी ने एक अनाउंस किया ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। क्या है, यूजीसी ने अनाउंस किया है ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसमें उन्होंने प्रपोजल दिया है कि जो टॉप 500 रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने कैंपस इंडिया में खोल सकते हैं, प्लस उनको बहुत सारी मतलब ऑटोनॉमी भी दी जाएगी, फीस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की ऑटोनॉमी दी जाएगी। दे विल नॉट फेस एनी कैपिंग विच विल बी इम्पोज्ड ऑन इंडियन इंस्टीट्यूशन, वो उनके ऊपर नहीं इम्पोज की जाएगी फीस के ऊपर, लेकिन फीस रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमी होगी टू रिक्रूट द फैकल्टी एंड स्टाफ फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। However, universities and colleges cannot offer any such program of study which jeopardizes the national interest of India or the standard of higher education in India। तो उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए कोई आप ऐसा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे जो जियोपार्डाइज करे इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को या फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को। पता नहीं हम क्यों स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर टॉप मतलब रैंक 1 मैसाचुसेट्स या कैलटेक वेलटेक टाइप की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खोलेंगे कैंपस, तो क्या हम उनको ये बोलेंगे कि आपका प्रोग्राम जो है वो इंडिया के स्टैंडर्ड से नीचे का है? आई डोंट थिंक सो। दे विल आल्सो बी अलाउड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स, है ना, तो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड भी अलाउ करेंगे, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन ऑथर ने कहा है कि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी? सबसे पहली बात की अगर उनको फॉरेन फैकल्टीज़ अपॉइंट करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, अगर उनको सपोज करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर या क्वालिटी क्या हम उनको प्रोवाइड कर पाएंगे जिस लेवल की उनको मशीनरी ये सब चाहिए, और वी विल हैव टू डील विद सम अदर कंट्रीज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी हमको देखनी। तीसरा, इंडिया में देखो जो बाहर जाना चाहता है वो तो बाहर जाएगा ही जाएगा, तो फिर इंडिया में जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखवा सकते, क्योंकि यहाँ पे तो वो लोग अल्टीमेटली बचेंगे जो अफोर्ड नहीं कर सकते फॉरेन जाना, वो यहाँ पे रह करके करना चाहेंगे। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फॉरेन जाना, तो यहाँ पे रह के भी वो सस्ते में ही करना चाहेंगे या फिर बहुत ही कम प्राइस में करना चाहेंगे। एक क्रिटिक ने ये भी, कुछ क्रिटिक्स ने ये भी कहा कि भैया जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी कह रही है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करना है, तो आप फिर टॉप 500 को क्यों अलाउ कर रहे हैं? तो दैट इज़ अगेन अ क्वेश्चन कि जब टॉप 100 को अलाउ करना है तो टॉप 500 क्यों? लेकिन दुख की बात है कि हम टॉप 100 में भी नहीं आते, हमारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 100 में भी नहीं आती हैं फॉरेन में, तो क्या वहाँ के टॉप 100 यहाँ पे आना चाहेंगे? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अगला सवाल है द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मतलब जनरेटिव एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कुछ ऑटो जनरेट कर रहे हैं चीज़ें जस्ट बाय गिविंग सब कमांड्स, कुछ प्रॉम्प्ट्स जिनको बोलते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट्स। जब सिंपल टेक्स्ट से आप कोई कमांड देते हैं तो उनको बोलते हैं प्रॉम्प्ट कहा जाता है, और उस प्रॉम्प्ट से फिर आपका क्रिएटिव शॉर्ट या लॉन्ग कंटेंट, सिंथेटिक मीडिया, डीप फेक्स, ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है एआई। इसको कहा जाता है जनरेटिव एआई। ये आपको सेल्स में मदद कर सकते हैं, मार्केटिंग में, ब्रांड मैसेजिंग में। एजेंसीज जनरेट कर सकती हैं अपने पर्सनलाइज सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स, मार्केटिंग टेक्स्ट, वीडियो कॉपीज, ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं जनरेटिव एआई के थ्रू। जैसे एक चैट जीपीटी करके प्रोग्राम है जिसमें आप कुछ भी लिख दीजिए तो वो आपको लेटर बना देता है, कंटेंट बना के दे देता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे आप मेरे साथ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। यात्रा है के बारे में, हिमाचल कैबिनेट के बारे में है, तो हिमाचल कैबिनेट के बारे में हमको नहीं जानना। प्रणव मुखर्जी जी के बारे में यहाँ पे जो हमारी प्रथम अभी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वहाँ पे प्रणब मुखर्जी लीगेसी फाउंडेशन जो उस पर लेक्चर हुआ था, डिस्कशन हुआ था, उसकी पे गई थी वो, एंड शी सेड गुड थिंग्स अबाउट प्रणब मुखर्जी दी। डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सिंगल वुमेन डिनाइड अबॉर्शन। अब अभी रिसेंटली आप सबको पता कि सितंबर लास्ट ईयर में जो 3 जज बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने जजमेंट पास किया था कि अनमैरिड वुमेन टू कैन टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी अंटिल 24 वीक्स, है ना। अब अलग अलग कंडीशन हालांकि है कि 20 वीक्स तक एक डॉक्टर की मदद से कर सकते हैं, 20 to 24 वीक्स में फिर 2 डॉक्टर्स की मदद लगती है ना, किस तरीके से
और फिर एक में बोर्ड लगता है 24 वीक्स के बाद बोर्ड लगता है, लेकिन वो केवल एक्सेसिव मतलब उन केसेस में लगता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ कंडीशंस हैं, प्लस मैरिड अनमैरिड वुमेन के 24 हफ्ते कर दिया गया है। बट स्टिल इवन आफ्टर पासिंग ऑफ दिस जजमेंट आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो अभी भी कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं। तो दैट इज़ द गैप विच इज़ हैपनिंग। आप लोग के लिए मैं थोड़ा सा एक एक्सरसाइज लगता हूँ, बस जस्ट आप एक सर्च कर लीजिएगा, जस्ट गूगल कर लीजिएगा एक बार कि एमटीपी में अभी रिसेंटली एमटीपी 1971 का जो है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बोलते हैं, वो 1971 का ओरिजिनली था। अभी रिसेंटली एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2021 में, है ना। तो उसने तो एक तो मतलब कि जो अपर लिमिट थी प्रेगनेंसी की फॉर अनमैरिड वुमेन वो 20 से 24 वीक कर दी थी, है ना। आप एक बार उस पर सारी कंडीशंस पढ़कर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ सारी कंडीशंस पढ़ के लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो आई होप यू विल डू दैट वर्क एटलीस्ट फ्रॉम योर एंड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है स्वीडन कांट मीट्स टर्कीज डिमांड फॉर नेटो बिड। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है स्वीडन की, उन्होंने कहा है कि टर्की ने आपको तो पता होगा कि जो स्वीडन और फिनलैंड है, इन दोनों ने डिमांड की थी कि इनको ऐड किया जाए नेटो में, नेटो की मेंबरशिप के लिए बिड किया था। बट टर्की ने कुछ कंडीशंस लगा दी इनके ऊपर, है ना, कुछ कंडीशंस लगा दी और कहा कि आप ये कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपको हम मेंबरशिप नहीं देंगे नेटो की। तो टर्की ने भी कहा कि नहीं, मतलब स्वीडन ने भी कहा है कि नो वी कैन नॉट एक्सेप्ट ऑल योर डिमांड्स, हम आपकी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। उल्फ क्रिस्टरसन, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन। और स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब आपको पता कि दीज आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इनको क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं। देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ता है। आपके लिए सिंपल सवाल ये है कि नेटो कब बना था और कितने मेंबर्स हैं नेटो में, ठीक है ना। अच्छा, जैसे नेटो बना था ना, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जो जैसे नेटो बना था ये अमेरिका के अंतर्गत बना था, अमेरिका का ग्रुप था। वैसे उस समय एक ग्रुप बना था रशिया के अंतर्गत जिसको बोलते हैं वॉर्सो पैक्ट, है ना। तो याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछ सकता है कि वॉर्सो पैक्ट किसका था। तो वॉर्सो पैक्ट जो था वो रशियन ग्रुप में था। आई होप यू विल रिमेंबर। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।